सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथ ही आपकी 9 अप्रैल। लेकिन दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, 8 और 9 अप्रैल के। क्योंकि साथियों आपकी मंडे को क्या है कि करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से देखेगा। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए एक बार हम लोग पहले फटाफट से 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आज जो क्वेश्चनों की संख्या है ये थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। तो साथियों लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी निम्नलिखित में से किस टेलीविजन के प्रथम समाचार वाचक, जिनका नाम है शांति स्वरूप, इनका भी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो साथियों तेलुगु टेलीविजन के प्रथम समाचार वाचक थे शांति स्वरूप। और जब 14 नवंबर 1983 को दूरदर्शन पर पहली बार तेलुगु जो समाचार है, जिसका नाम है बुलेटिन, ये जब प्रस्तुत किया गया था, तब इसी के अंदर इन्होंने समाचार प्रस्तुत किया था शांति स्वरूप ने। और ये नाम इंपॉर्टेंट है। और इनका भी हाल ही में क्या है कि 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। संबंध पूछे इनका कि किस राज्य से, तो तेलंगाना से। भारत यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रहा है, तो वर्ष 2025 तक। किस राज्य में भी 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, तो गुजरात के कच्छ के अंदर। लोकसभा चुनाव में अभी चुनाव युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है, तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को। किस देश ने अभी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है, तो ये साथियों सिंगापुर ने कर दिया है। क्योंकि 2026 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल है इस सिंगापुर के अंदर आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन फाइनली क्या है कि इसने अभी मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। अभी वाडा की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो डोपिंग के मामले हैं, इसकी संख्या में कौन सा जो देश है ये शीर्ष पर रहा है, तो भारत। अप्रैल 2024 में अभी किस वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली, इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया, तो आकाश तीर कमान और नियंत्रण प्रणाली। समर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी, तो ये बनी साथियों बिल्किस मीर। और ये कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 6 अप्रैल को। अभी 4 अप्रैल 2024 को जो नाटो है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो 75वें नंबर का। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने कौन सी भी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, तो 7वीं बार। और इसने रेपो रेट कितनी रखी है, तो 6.5%। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में विप्रो का नया जो सीईओ है ये किसे नियुक्त किया गया है। नाम है दोस्तों इनका श्रीनिवास पल्लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो ये जो श्रीनिवास पल्लिया है, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है जिसका नाम है विप्रो, इसके नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। और ये 7 अप्रैल 2024 से अगले 5 सालों के लिए कंपनी का कार्यभार संभालेंगे। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने थियरी डेला पोर्ट का स्थान लिया है। अब बात करते हैं पहले हम लोग विप्रो कंपनी के बारे में। तो विप्रो की दोस्तों जो स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे, तो अजीम प्रेम जी। अब ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट है हम लोगों ने अभी 2024 के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि एसोचैम, इसके भी नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो संजय नायर। जो शेफाली शरण है, इनको भी पीआईबी का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया था। ये जो राकेश मोहन है, ये विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया था इनको। कमल किशोर यूएन के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ये विशेष प्रतिनिधि हैं। और ये जो जयश्री दास वर्मा है, ये भी फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी दोस्तों एक पुस्तक लॉन्च की गई है और इस पुस्तक का क्या नाम है, तो इस पुस्तक का नाम है द आइडिया
ऑफ डेमोक्रेसी, और इसका भी हाल ही में विमोचन किया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये दोस्तों फेमस लेखक, नाम इनका सैम पित्रोदा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, प्रसिद्ध लेखक है सैम पित्रोदा, और इनके द्वारा भी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर बताया क्या गया है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो देश हैं, इनमें लोकतंत्र की जो वर्तमान स्थिति है ये कैसी है, और इसकी संभावित चुनौतियों का के बारे में ये पुस्तक बताती है। अब ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारी की सारी पुस्तक हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है। हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में इनमें से एक आध बुक देखने को मिले, जैसे कि फॉर ए कार, शेड टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एस रमन के द्वारा। ये पुस्तक हम लोगों ने मार्च महीने के अंदर ही पढ़ी है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। वेलकम टू पैरासाइट, ये पुस्तक लिखी गई थी ट्विंकल खन्ना के द्वारा। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किसकी पुस्तक थी, तो MJ अकबर की। और द कॉन्स्पिरेंसी, ये पुस्तक लिखी गई थी अभी श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और जयनाथ पति के द्वारा भी एक पुस्तक लॉन्च की गई थी जिसका नाम है फूल बहादुर, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये आज की साथियों आप लोगों की दूसरी रैंकिंग है। हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरमेंटल रैंकिंग 2024 में भारत जो है ये कौन से स्थान पर रहा है। तो ये जो साथियों रैंकिंग है ये बिजनेस के बारे में बताती है, यानी कि किस देश में बिजनेस करना सबसे आसान है। तो इस मामले में जो भारत है ये 51वें स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों एक संस्थान है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग के अनुसार सबसे ज्यादा जो बिजनेस करना आसान है ये सिंगापुर में है, और लगातार 16वें साल क्या है कि सिंगापुर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यदि भारत की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, ये भारत 1.08 अंक के साथ इस सूची में 51वें स्थान पर रहा है। अब एक बार हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगापुर रहा है पहले स्थान पर लगातार 16वें साल। दूसरे स्थान पर है इसमें डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका। अब ये दोस्तों रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारी की सारी रैंकिंग हम लोगों ने 2024 के अंदर ही पढ़ी है। हो सकता है आपको एग्जाम में इनमें से एक आध रैंकिंग देखने को मिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि UNDP, इसके द्वारा 2 रैंकिंग जारी की गई थी। एक का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरी रैंकिंग का क्या नाम था, तो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। जिसमें से साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत ने एक स्थान सुधार करा था और किस स्थान पर आ गया था, तो 134वें स्थान पर। जबकि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसमें भारत ने 22 स्थानों में सुधार किया था, और इसमें भारत आ गया था 108वें स्थान पर। फिर पढ़ी थी हम लोगों ने वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत रहा था 42वें स्थान पर। साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 में भारत रहा था 80वें स्थान पर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही थी 85, और अभी DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स जारी की गई थी, यानी कि भारत की जो कनेक्टिविटी है ये दूसरे देश के साथ कैसी है। तो इस मामले में भारत आता 62वें स्थान पर। और अभी हम लोगों ने विश्व खुशहाली सूचकांक भी पढ़ी है रिसेंटली, जिसमें भारत लगातार दूसरे साल 126वें स्थान पर रहा है। और इसमें साथ ही आप लोग शीर्ष स्थान वाले देश के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि लगातार 7वें साल जो फिनलैंड देश है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 19वीं अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा परिषद की जो बैठक है ये किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो ये हुई है साथियों कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो कजाकिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसकी जो सीमा है ये चारों ओर भूमि से घिरी हुई हो, यानी कि इसके आसपास में कोई भी समुद्र ना हो। और ये जो कजाकिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और अभी हम लोगों ने साथियों SCO से ही एक क्वेश्चन पढ़ा था रिसेंटली, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का जो 4था संस्करण है ये 19 मार्च को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। संघाई सहयोग जो संगठन है ये 2001 में स्थापित है। और लेकिन अगर आप लोगों से पूछे किसका भारत और पाकिस्तान सदस्य कब बना था, तो 2017 के अंदर।
अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें तो वर्ष 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के गठन से पहले इसमें 5 देश थे। एक का नाम था कजाकिस्तान, दूसरा था चीन, तीसरा था इसमें किर्गिस्तान, चौथा था रूस और पांचवा था तजाकिस्तान। तब इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्ष 2001 के अंदर जब इस संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया था तब इसका जो नाम है ये बदलकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 9 कौन कौन से हैं तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और अभी नौवा मेंबर कौन बना है तो ईरान इसका साथी 9वां सदस्य बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एक वाहन एक फास्टैग जो मानदंड है ये किसने शुरू किया है तो ये शुरू कर सकते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब होगा क्या तो अब एक ही वाहन में कई फास्टैग का उपयोग करने पर रोक लगाई जाएगी। अच्छा साथियों, फास्टैग है क्या तो फास्टैग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और फास्टैग का जो संचालन है ये अधिकृत बैंक के द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से क्या है कि इससे टोल लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका गठन हुआ तो 1995 के अंदर। मुख्यालय का है तो दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष इसके संतोष कुमार यादव। और ये किसका मूल संगठन है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा तो ये दोस्तों 8 अप्रैल को ये आयोजित किया गया है। और कहां पर तो नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है तो नए विचारों, नई पहलों और सुधारों पर जोर देना ताकि तीनों अंगों के बीच क्या है कि तालमेल को बेहतर किया जा सके। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये भारत के दूसरे नंबर के जो CDS है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाम इनका अनिल चौहान, इन्होंने ही की है। और यदि आप लोगों से पूछे कि भारत के पहले CDS कौन थे तो जनरल बिपिन रावत। दिल्ली के यदि उपराज्यपाल पूछे, नाम इनके साथ विनय कुमार सक्सेना जो कि अनिल बैजल के स्थान पर बने थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है तो ये बने अभी साथी स्लोवाकिया के। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो पीटर पेलेग्रिनी है इनको 53% वोट मिले हैं, जबकि जो कोरकोक है इनको 47% वोट मिले थे और इनको हार मिली है। अच्छा, ये पद कब से संभालने वाले हैं तो ये जो पीटर पेलेग्रिनी है ये जून 2024 में अपना पद ग्रहण करेंगे। और इसके अलावा ये जो पेलेग्रिनी है इन्होंने साथी 2018 से लेकर 2020 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। और स्लोवाकिया के साथ जो राष्ट्रपति है इनके पास कुछ सीमित शक्तियां ही होती हैं, जैसे कि राजदूतों की नियुक्ति करना, संसद में कोई कानून है तो इसे वापस करना या फिर माफी जारी करना, ये कुछ शामिल है। अब बात करते हैं पहले हम लोग स्लोवाकिया के मैप के बारे में। तो पहले एक बार आप लोग मैप के माध्यम से समझिए स्लोवाकिया की लोकेशन। ये रहा साथ आपको यूरोप कॉन्टिनेंट और ये आपको जो हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको स्लोवाकिया की आप लोगों से राजधानी पूछे, यह ब्रैटिस्लावा। मुद्रा क्या चलती है तो यूरो। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो रॉबर्ट फीको। स्लोवाकिया की अगर हम लोग सीमा देखें तो ऊपर लगते साथ इसकी एक तो पोलैंड के साथ। पोलैंड की राजधानी पूछे ये आपकी वॉर्सो। करेंसी चलती है यहाँ पर जलोटी। यूक्रेन से लगती दूसरी सीमा इसकी। यूक्रेन की राजधानी क्या है तो कीव। हंगरी से लगती है इसकी तीसरी सीमा। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। चौथी इसकी सीमा लगती है ऑस्ट्रेलिया से। साथियों ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी है वियना, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा। और पांचवी इसकी सीमा लगती है चेक रिपब्लिक से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खुमानी खिलौना महोत्सव 2024 ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है तो ये शुरू हुआ तो लद्दाख के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो खुमानी खिलौना महोत्सव है इसका जो आयोजन है दरअसल अप्रैल महीने के अंदर ही किया जाता है और लद्दाख के 2 जिलों में लेह और कारगिल के अंदर
इसका जो आयोजन है इस बार कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 6 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। अब बात करते हैं खुमानी किला महोत्सव के बारे में। तो ये जो त्योहार है बसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और हर साल ये मार्च या फिर अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है। और इसी साथ ये खुमानी किला महोत्सव को चूली महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट जनरल है यानी कि उपराज्यपाल, इनका नाम है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल साथियों ये जो दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों 7 अप्रैल 1948 को क्या है कि जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन की स्थापना हुई थी और इसी को चिन्हित करने के लिए ये जो दिवस है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार ये जो दिवस है ये 1950 के अंदर मनाया गया था और ये दिवस मैं आपको बता चुका हूँ कि WHO के द्वारा मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। 2024 में इसकी कौन सी भी वर्षगांठ है WHO की? तो 76वीं। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? तो माई हेल्थ माई राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, इसका जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? ये किया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर यानी कि यूएई के अंदर। अभी संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और ग्रीन हाइड्रोजन जो शिखर सम्मेलन है 2024, इसका आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये 16 और 18 अप्रैल को किया जाना है, 16 से लेकर 18 अप्रैल तक। 2024 में सम्मेलन की मेजबानी किस कंपनी के द्वारा की जा रही है? तो मजदर कंपनी के द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? तो भविष्य की ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। अब बात करते हैं हम साथियों यूएई के बारे में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, ये राजधानी यहाँ की अबू धाबी। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो यूएई दिरहम। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो मोहम्मद बिन जायद अल नायन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जापानी ग्रैंड प्री 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये साथ रेड बुल के फेमस ड्राइवर नाम है इनका मैक्स वर्स्टैपेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन है मैक्स वर्स्टैपेन और इन्होंने भी जापानी ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीत लिया है, जो कि साल की दूसरी जीत है। किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं? तो रेड बुल गाड़ी को। और किस देश से इनका संबंध? तो बेल्जियम से। और अभी हम लोगों ने साथियों रिसेंटली पढ़ा था कि अभी साल के सीजन की पहली जो ग्रैंड प्री है ये किसने जीता था? तो ये था कार्लोस सैंज ने। और ये कौन सा ग्रैंड प्री था? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि जो एसपीजी है, इसमें किसे महानिरीक्षक पद के लिए नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों इनका लव कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, इसने विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी में महानिरीक्षक पद के लिए अभी लव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये जो साथियों आईपीएस लव कुमार है, ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी है और इनको 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हीं के साथ साथ जो उमेश चंद्र दत्ता है आईपीएस, इनको भी 2 साल के लिए एसपीजी में आईजी नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग एसपीजी के बारे में। पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 के अंदर। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? नाम इनका आलोक शर्मा। अभी साथियों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। इनमें से आपको अपॉइंटमेंट डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि भी जो एनडीआरएफ है यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके भी नए महानिदेशक कौन बने थे? तो पीयूष आनंद। राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अभी नए प्रमुख कौन बने थे? तो सदानंद वसंत ताते। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का नया महानिदेशक ये राजीव कुमार शर्मा को बनाया गया था। और अभी जो सीबीआई है, इसमें संयुक्त निदेशक जो सुप्रिया पाटिल है, इनका भी 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने
अभी जलीय केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया साथी अभी तमिलनाडु के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं जिनका नाम है राकेश पाल, इन्होंने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के पास एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वरम, और यहीं पर भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया किसने, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस के बारे में, तो ये रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव एवं समुद्री कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 के अंदर, और मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। महानिदेशक मैं आपको बता चुका हूं जिनका नाम है राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, इसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है, तो इसका नाम है साथियों कोविनेट। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी कोविनेट है ये WHO ने कोरोना वायरस के लिए लॉन्च किया है। अब बात करते पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ। स्थापना हुई थी कि 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ इसका, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस अधानम गैब्रियस। अब साथ ही में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ WHO से रिलेटेड क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूं। जैसा कि अभी जो WHO है इसके नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया था, तो निमहंस नामक संस्थान को। जो साइमा वाजिद है इनको भी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया था। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इनको 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए अभी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड है इसने बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय जो इवेंट एम्बेसडर है ये किसे नामित किया है। नाम है दोस्तों इनको वैलेरी एडम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी 28 अप्रैल 2024 को कह सकती हूँ आयोजित होने वाला जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड है 10 के, ये बेंगलुरु के अंदर इसका 16वां संस्करण आयोजित किया है। और इसी के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर इनको नामित किया है। अच्छा, ये जो वैलेरी एडम्स है इनका संबंध किस खेल से है, तो ये शॉर्ट पुटर खिलाड़ी है। और संबंध किस देश से इनका, तो न्यूजीलैंड से। अब वैलेरी एडम्स के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले कि विश्व चैंपियनशिप में लगातार 4 व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली ये पहली महिला थी। और 2014 में एडम्स को IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व बैंक के भी आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हालांकि मैं आपको रिवीजन भी करा चुका हूं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।